Hello students. Now we discuss second type of the immune disorder. तो इम्यून डिसऑर्डर में पहला अपन ने एलर्जी को डिस्कस किया. सेकंड टाइप बी इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. सेकंड टाइप अपना है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ये देखिए क्या होगा भाई, इस पर भी क्वेश्चन आता है. अभी अपन ने एलर्जी की बात की थी, तो एलर्जी में 3 पॉइंट याद रखो इसके टाइप. एक तो अस्थमा, ठीक, दूसरा है फीवर, तीसरा एनाफाइलेक्टिक शॉक. तीनों याद रखने और एक एक वर्ड याद रखना है. अब आता है सेकंड पार्ट इसका, सेकंड टाइप इम्यून सिस्टम. सेकंड टाइप है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. अब आप देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से आप पूरी बात निकालो. यहाँ पर डिसऑर्डर इम्यूनिटी की वजह से खुद का इम्यून सिस्टम, सेल्फ इम्यून सिस्टम इज द कॉज ऑफ डिसऑर्डर. व्हाई? इसके लिए इम्यून सिस्टम का एक कैरेक्टर था. इम्यून सिस्टम का एक कैरेक्टर है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. बस यहीं गलती हो जाए इससे. मीन्स फेल्यूर ऑफ सेल्फ and non-self. Failure of discrimination या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा सेल्फ को और नॉन सेल्फ को. अब क्या करें भाई, चलो यहां लिख देते हैं सेल्फ. ठीक, अब यहां दिक्कत क्या हो रही है, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जैसे अपनी बॉडी है, अपनी कंट्री की बात करते हैं तो अपनी आर्मी है. तो आर्मी का काम क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट करना कि कौन अपना है, अपने कंट्री का है, कौन बाहर का है. तो बाहर वाले जो होते हैं उनको पहचान के उसको चटका देती है. तो बॉडी का इम्यून सिस्टम यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, उससे थोड़ा सा वो ये कन्फ्यूजन में है कि कौन अपना है, कौन बाहर का है, कौन सेल्फ है, कौन नॉन सेल्फ है. ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, फेल हो गया. तो अब दिक्कत ही दिक्कत है. इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये फेल हो गया. फेल होने से देखिए क्या वजह हो सकती है. मीन्स जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में जो भी इन्वॉल्व होता था, सेल है, एंटीबॉडी है, इम्यून सिस्टम अटैक, यहाँ अटैक होने लगा. अटैक ऑन सेल्फ बॉडी. सेल्फ अटैक है, एक तरह से सेल्फ अटैक हो गया. अब तो बड़ी दिक्कत है भाई. रक्षक ही भक्षक बन गया, रक्षक ही भक्षक बन गया. तो ऐसे में कौन बचाएगा, ऐसे में बचाने वाला कोई नहीं बचा. तो इसके लिए फिर कितने टाइप के हो सकते हैं, ये तो कितने भी टाइप के हो सकते हैं. जैसे चलो पहला नाम अपन देते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, मायस्थेनिया ग्रेविस. 1 बाय 1 चलते हैं. इसमें एग्जाम्पल में पहला अपना टाइप है नंबर वन. चलो इसको ऐसे देते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस. ये एक पहला इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मायस्थेनिया ग्रेविस. ये क्या है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहा है. देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, इम्यून सिस्टम अटैक ऑन सेल बॉडी. अब सेल बॉडी पे अटैक करता है क्या बना करके, एंटीबॉडी. तो यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी वो देखें अपन. तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो देखिए क्या होगी. इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस, एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस होंगे ही, प्रोड्यूस अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, बोलो. मायस्थेनिया ग्रेविस, ये तो समझ में आता है कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है. एंटीबॉडी का प्रोडक्शन वैसे तो किसके अगेंस्ट होता है, नॉन सेल्फ. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ के अगेंस्ट ही हो रहा है. सेल्फ अटैक, ये सेल्फ अटैक हो रहा है. अब सेल्फ अटैक में कौन सी सेल बॉडी की, जिसके लिए एंटीबॉडी बनने लगा. तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर. एसिटाइल कोलिन
रिसेप्टर। ये गलती होती है तुमसे एसिटाइल कोलिन को लेके। दो आंसर देता है, पहले ऑप्शन में देता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन और सेकंड ऑप्शन देता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। यदि आपने ठीक से याद नहीं रहा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये कौन से जंक्शन आ गए भाई? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। कैसे? वो देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इसमें क्या हो रहा है, जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें अपन, जैसे नर्व है, मोटर नर्व है, ठीक है, ये मोटर नर्व एंड प्लेट है, ठीक। अब बताइए मोटर नर्व और इसका ये एंड प्लेट है, इस एंड प्लेट का कनेक्शन किससे है? मसल से। तो देखिए यहाँ पर ये इम्पल्स आ रहा है एएनएस से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये बॉडी को कंट्रोल करता है। यहाँ से इम्पल्स आ रहा है ये। अब ये इम्पल्स यहाँ से जाएगा किस पर? ये मसल है, मान लीजिए ये मसल MS। तो नर्व और मसल का जंक्शन क्या कहलाएगा? NM, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वेसाइकल होती हैं, इन वेसाइकल में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई वेसाइकल है और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? देखिए ये तो बड़ी वेसिकल है, वेसिकल, और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? ये है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन यहाँ से डिफ्यूज होके जाएगा, देखिए ये डिफ्यूज होके आया यहाँ, ये डिफ्यूज होके आया एसिटाइल कोलिन, ये रहा। अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, इस क्लेफ्ट में आएगा, इस रिसेप्टर को, सॉरी एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर, ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये रिसेप्टर है, दैट इज द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन ACH पूरा यही होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। बस ये गलती है, उससे बचा लो, मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, इससे याद रहेगा आपको। नर्व और मसल का जंक्शन कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसमें होता क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ पे कोई पिंच चुभो दी स्किन में तो हाथ अपना हट जाता है ना, रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए इम्पल्स ANS से आता है मोटर नर्व के थ्रू। अब ये इम्पल्स जब इस टर्मिनल एंड पे आता है तो यहाँ वेसिकल भरी होती है एसिटाइल कोलिन वाली, इन एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज होकर इस क्लेफ्ट में आता है, क्लेफ्ट से फिर ये किससे बाइंड होता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बाइंड विद द रिसेप्टर, ये, और रिसेप्टर से बाइंड होकर के फिर क्या होता है? इम्पल्स अगेन प्रोड्यूस। इम्पल्स अगेन प्रोड्यूस मीन्स इस पार्ट का हो जाता है डीपोलराइजेशन और ये इम्पल्स आगे बढ़ जाता है। तो देखिए ये इम्पल्स किस पर गया? मसल पर, नॉर्मल केस है। अब इसमें डिसऑर्डर क्या आ रहा है? डिसऑर्डर ये आया कि जो एंटीबॉडी है, ये देखो एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ये याद रखना है, रिसेप्टर, नॉट एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन तो नॉर्मल आप देख पा रहे हैं यहाँ रिलीज होगा, बट रिसेप्टर इसको बाइंड नहीं करेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिसेप्टर ये है डीजेनरेट हो जाएगा एंटीबॉडी की वजह से। तो एंटीबॉडी किसको मारती, किसको नष्ट करती, किसको डीजेनरेट करती, इनएक्टिव करती है? रिसेप्टर को, नॉट एसिटाइल कोलिन। रिसेप्टर इसमें नष्ट होने से अब ये एसिटाइल कोलिन इससे बाइंड नहीं होगा, मींस आगे इम्पल्स नहीं जाएगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब है इस इम्पल्स के न जाने से मसल कैसे हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो देखिए आगे क्या होगा इसका सिम्टम। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, अब इसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर यहाँ पे डीजेनरेट हो गया, तो अपन इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसा हो जाएगा? ये वीक हो जाएगा, कमजोर हो गया, इम्पल्स नहीं जा रहा। तो धीरे धीरे क्या होगा? मसल क्या होने लगेगी? वीक होने लगेगी।
वीक एंड बाद में जा करके डिजेनरेट हो जाएगी। अब डिजेनरेट हो गई तो इससे क्या हुआ, मसल की एक्टिविटी खत्म हो गई, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, एक पर्टिकुलर पार्ट बॉडी का काम नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ये कई बार आ चुका है, याद रखना। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, नॉट एसिटाइल कोलिन, जिससे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वीक हो जाते हैं। वेरी सिंपल, पहला केस माइस्थेनिया ग्रेविस। अब दूसरा देखें अपन, माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद में सेकंड देखिए, सेकंड डिसऑर्डर क्या है इसका। सेकंड डिसऑर्डर मान लीजिए पर्नीसियस, पर्नीसियस एनीमिया, सेकंड डिसऑर्डर पर्नीसियस एनीमिया। ये क्या होता है पर्नीसियस एनीमिया, लगता है कम चलने लगा, पर्नीसियस एनीमिया। तो पर्नीसियस एनीमिया में देखिए क्या होगा। जनरली एनीमिया का मतलब क्या होता है ये बताओ, चलो एनीमिया का मतलब क्या हो सकता है, बता सकते हो? एनीमिया का तो कोई भी बता देगा भाई, एनीमिया का मतलब मियाँ जी अरे एनीमिया का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ द आरबीसी, आरबीसी की कमी हो जाए। तो इसमें तो आरबीसी की कमी हो रही है, कुछ तो वजह है, क्या वजह हो सकती है? आरबीसी की कमी, एनीमिया। देखिए इसमें एनीमिया में क्या दिक्कत हो रही है, ठीक, ये भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, 1 मिनट रुको जरा भाई। पर्नीसियस एनीमिया, तो पर्नीसियस एनीमिया में चलो इसको चेक करके देखते हैं, ये कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, ये तो सही है। पर्नीसियस एनीमिया, बताओ भाई पर्नीसियस एनीमिया क्या होगा, इसमें क्या दिक्कत है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों है? इसमें दिक्कत ये आती है, इसमें दिक्कत ये आती है भाई, इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। ये क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल क्या होता है, इसको याद रखिए, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल जो होता है इसका फंक्शन क्या है, तुमको पता है, डाइजेशन में तुमने पढ़ा होगा। ये एक्चुअल में स्टमक होता है, स्टमक, स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल किस सेल से सीक्रेट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो सेल्स होती है वो कौन सी सेल, कोई बताए तुम में से, सोच लो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा, कौन सी सेल होगी? तो आप देखिए यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल इज सीक्रेटेड बाय द, जहाँ से HCl सीक्रेट हुआ था, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल। तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही सुन लो। ये स्टमक में सीक्रेट होता है, ऑक्जेंटिक सेल से, पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है, और इसका फंक्शन क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। ये बात आप लिख सकते हो, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। B12 के डाइजेशन को रोकता है और उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। और HCl सीक्रेट जिस सेल से हुआ था, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल से, उससे सीक्रेट होता है स्टमक में, ये बात मालूम है। अब क्या प्रॉब्लम है, एंटीबॉडी अगेंस्ट इसके प्रोड्यूस हो गया, तो ये एंटीबॉडी किसको मार देगा, किसको नष्ट कर देगा, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल को नष्ट कर देगा भाई। अब दिक्कत क्या हो रही है बता सकते हो तुम, इसका फंक्शन डिसऑर्डर हो जाएगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो बताइए ऐसे केस में विटामिन B12 का क्या हो जाएगा, डाइजेशन, मीट नॉट एब्जॉर्ब, विटामिन B12 नॉट एब्जॉर्ब मीन्स इसकी कमी होगी। अब विटामिन B12 क्या करता है, विटामिन B12 को बोलते हैं मैच्योरेटिंग फैक्टर ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है, बोन मैरो में, और आरबीसी की पेरेंट सेल क्या होते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट। पेरेंट सेल ऑफ द आरबीसी इज द हीमोसाइटोब्लास्ट। अभी थोड़ा मैं डिटेल नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि इसमें लग जाऊंगा ना तो फिर तुम लोग कहोगे तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ाता है, बट मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। बोन मैरो है, देखो चलो हड्डियाँ देखो, सबने हड्डियाँ देखी, ये कॉमन
इस हड्डी का एपीफाइसिस है, ये डायफाइसिस है। एपीफाइसिस पे स्पॉन्जी पार्ट होता है, इसके अंदर रेड बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो के अंदर होती है हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट से आगे प्रोसेस में बनती है सेल्स, एक लंबी प्रोसेस है। हीमोसाइटोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट के बाद बनता है इरिथ्रोसाइट। और इस प्रोसेस में लगते हैं कितने, आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी के बनने में कितना टाइम लगता है भाई? 9 डेज। और उन 9 डेज में से 2 डेज लगते हैं मैच्योरेशन में। देखो भाई इतना सुन लो, अभी मैं इतना बता सकता हूँ, ठीक है ना। जो बच्चे मेडिकल में थोड़ा ज़्यादा अच्छा मेडिकल करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए क्लास होती है। तो विटामिन B12 नॉट एब्जॉर्ब। अब नॉट एब्जॉर्ब तो क्या होगा, इतना समझ लो। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? मैच्योरेटिंग फैक्टर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का मैच्योरेटिंग फैक्टर है विटामिन B12। की कमी होगी तो आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा, मीन्स आरबीसी मैच्योर हो जाएंगे, इमेच्योर आरबीसी होंगे यहाँ। तो इससे क्या दिक्कत है? इमेच्योर आरबीसी होगा तो आरबीसी की कमी हो गई ना, डिफिशियंसी ऑफ द आरबीसी। तो इसमें डिफिशियंसी, कमी ऑफ मैच्योर आरबीसी हो गया एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया बेचारा, देख लो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में दिक्कत आ रही है, एनीमिक हो गया पेशेंट। तो विटामिन B12 की कमी से हुआ है, सो कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया। और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसलिक के अगेंस्ट में बनने लगते हैं एंटीबॉडी। थोड़ा थोड़ा 1 by 1 याद रखो, लाइन टू लाइन। 2 हो गए, ठीक। पर्नीशियस एनीमिया हो गया। पर्नीशियस के बाद में अगली डिसऑर्डर देखिए 2। अब मैं तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड डिसऑर्डर है। इसमें तो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, जैसे थर्ड में नाम दे रहा हूं तुमको, हाशिमोटो डिजीज। ये तो कॉमन है, सब जानते हो। हाशिमोटो डिजीज ये क्या होती है? इसको अपन एंडोक्राइन में भी पढ़ते हैं। इसमें दिक्कत ये है कि इसमें जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड। अब भाई थायराइड ग्लैंड की सामत आ गई इसमें। बॉडी का इम्यून सिस्टम, आर्मी छूटी और किस पर चढ़ बैठी? थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड को इसने उड़ा दिया, रातों रात थायराइड ग्लैंड। सोचो अपनी आर्मी है ना, अपने किसी बड़े शहर पे अटैक करते, बड़ी सिटी पे, जैसे अपन मान लो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पूरी आर्मी और दिल्ली को उड़ा दे तो दिल्ली उड़ गई, ठीक है। अपनी आर्मी ने अपने आदमी को उड़ा दिया, अपना शहर उड़ा दिया। अब इसमें थायराइड ग्लैंड उड़ने वाली है। देखिए जनरली क्या होगा, थायराइड ग्लैंड अपन देखते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड है बॉडी के अंदर, ठीक है। H शेप्ड होती है ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है। यहाँ बीच में स्टोमस होता है जिसके द्वारा जुड़ी होती है, पीछे होती है पैराथायराइड। ये थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडी हो गया। जनरली थायराइड ग्लैंड कर क्या रही है? ये थायराइड ग्लैंड करती क्या है? थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है? इससे सीक्रेट होते हैं थायराइड हार्मोन T3, T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। ये हार्मोन सीक्रेशन होता है इससे। अब थायराइड ही उड़ गई तो सब हार्मोन की क्या हो जाएगी? इनकी कमी हो जाएगी, इन सब की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ T3, T4। इस डेफिशिएंसी को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें सिम्टम क्या पैदा हुआ? हाइपोथायरॉयडिज्म, सारे हार्मोन की कमी आ गई। तो इसको नाम दिया जाता है हाशिमोटो डिजीज, ठीक। इसके अलावा अब अपन देखते हैं फोर्थ इसमें है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। फोर्थ वन इज द रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये क्या होती है? रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें रिमेटॉइड फैक्टर, इस पे ध्यान दो। रिमेटॉइड फैक्टर
इसको बोलते हैं IgM। बस इसको याद रखो, IgM की वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है? रीमेटॉइड फैक्टर, IgM प्रोड्यूस। अब इसकी वजह से, IgM की वजह से देखो क्या होगा। इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहा है? जो साइनोवियल कैप्सूल होता है जॉइंट पर, रीमेटॉइड फैक्टर जिसको IgM कहते हैं। तो ये क्या करता है? देखिए ये क्या करेगा, जो साइनोवियल कैप्सूल होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं कैप्सूल की, साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड इस पर इन्फेक्शन होने लगता है। ये जॉइंट पर मिलते हैं, दोनों कहाँ मिलते हैं? ऑन जॉइंट्स। जॉइंट्स पर होता है। ये कैसे होता है जॉइंट्स पर बताऊं थोड़ा सा? चलो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। इतना ये तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। और आपको दोबारा देखना है तो आप इसमें देख लीजिएगा। साइनोवियल फ्लूइड, अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है वो देखिए जरा। जॉइंट के बारे में तुमने पढ़ा होगा। व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट में अपन देखते हैं जैसे दो बोन हैं, दो बोन के बीच में कैप्सूल होता है। चलो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए अपनी एक बोन है, एक साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं। ये बोन है, इसका ये फूला हुआ पार्ट है, और दूसरा ये बोन है, बॉल एंड सॉकेट है। चलो या चलो इसी को सिंपल जॉइंट बना देते हैं। ये बोन है दो। बोन टू बोन कौन जोड़ता है बताओ? चलो इस बोन को इस बोन से ऐसे कौन जोड़ता है जॉइंट पर? टेंडन या लिगामेंट? बताओ। टेंडन का काम है मसल टू बोन, और बोन टू बोन बराबर लिगामेंट। ये लिगामेंट है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिगामेंट। ठीक, याद रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें आगे काम आती हैं। ये बोन है, ठीक है, दो बोन हो गई है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं जॉइंट पर। अब इस दो बोन के बीच में लुब्रिकेशन, यहाँ पर एक्चुअल में देखिए क्या होता है। यहाँ पर पहले तो इसमें कार्टिलेज होती है, इस कार्टिलेज को बोलते हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज होती है एक्चुअल में, और ये जॉइंट पर है, जॉइंट को आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। तो दैट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये, और ये होती है हाइलिन होती है। इसका टाइप होता है हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए भाई। ड्रॉपर की पढ़ाई कर रहे हो, 11 12 कुछ भी पढ़ते रहो, सिलेबस तो वही है। लिगामेंट, बोन टू बोन। अब जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे फ्रिक्शन न हो तो उसके लिए कार्टिलेज होती है। अब इसमें लुब्रिकेंट होता है यहाँ पर बीच में एक, दिस लुब्रिकेंट, ये मान के चलो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये कैप्सूल है, ये है साइनोवियल कैप्सूल। ठीक है, और इसके अंदर भरा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक, अब समझ आ रहा होगा। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जॉइंट का। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही बताइए? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो IgM था, इस IgM की वजह से जॉइंट पर साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड पे प्राइमरी इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसमें इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया इसमें यहाँ। अब इस इन्फ्लामेशन से देखो क्या होगा, इस मेम्ब्रेन पर कुछ पार्टिकल डिपॉजिट होने लगते हैं। मीन्स फ्यू पार्टिकल। इन पार्टिकल को बोलते हैं पेन्नस। ये याद रखो, फ्यू पार्टिकल कॉल्ड पेन्नस। पेन्नस एक्यूमुलेट ऑन मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन पे ये ज़्यादा जमा हो गए।
आप समझ सकते हो इससे क्या दिक्कत आ रही है। ये पार्टिकल धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन पे जमा होने लगते हैं, ये पेनस पार्टिकल है। तो अब ये मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या हो जाएगी बताओ, थिक होने लगेगी या नहीं होने लगेगी। मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट हो रहे हैं तो मेम्ब्रेन की थिकनेस इंक्रीज हो गई, मीन्स पेनस पार्टिकल एक्युमुलेट ऑन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इंक्रीज थिकनेस, थिकनेस बढ़ गई मेम्ब्रेन की, समझ जाना। 1 बाय 1 क्या हो रहा है, ये प्राइमरी सिम्टम आते हैं इसके। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है भाई, कुछ स्टूडेंट सो रहे हो क्या, सो मत, ठीक से बैठे रहो, सुनते रहो, नहीं तो पॉरीफेरा बना दूंगा। पॉरीफेरा का मतलब समझते हो, इस पेन से छेद कर करके बॉडी को पोरस कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड पॉरीफेरा। तो देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन के बाद में फ्यू पार्टिकल पेनस डिपॉजिट हो गए तो मेम्ब्रेन थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस बढ़ गई तो आप बताओ क्या दिक्कत होगी, समझ रहे हो यहाँ क्या दिक्कत होने वाली है। अब ये जो थिक मेम्ब्रेन है ये किससे टकराएगी, जॉइंट मूवमेंट करेंगे तो धीरे धीरे कार्टिलेज सॉफ्ट होती है, तो यहाँ पे इरोजन हो जाएगा, इरोजन ऑफ कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये इरोज होने लगेगी, इरोज होने से उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे घाव हो जाएंगे, तो अब इसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो गया जॉइंट पे। अब मान लो अब ऐसा लंबे टाइम तक रहा, सेकंड स्टेज में आ गए अपन, तो सेकंड स्टेज में आने से क्या होगा, ये इरोज हो जाएगी, धीरे धीरे बोन भी थोड़ी सी इरोज होने लगती है और उसमें फाइब्रस टिश्यू एक्युमुलेट होने लगता है और उसका ऑसिफिकेशन हो जाता है, ऑसिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू यहाँ ऑसिफाई हो गया, सोचो यहाँ इतनी जगह पे ऑसिफाई होने लगेगा ये, तो इसका मतलब है ये जॉइंट धीरे धीरे ब्लॉक होता जा रहा है, इसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे जॉइंट ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा इसमें और बहुत सीवियर पेन होगा, ये है असली की बात। तो इसका ट्रीटमेंट बताओ आजकल क्या कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये है भाई, इसका ट्रीटमेंट देखो, टीटी लिख दूं शॉर्ट में, टीटी माने ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एक तो है जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये पूरा जॉइंट रिप्लेस करो, ठीक है। उसमें भी दिक्कत आती है बुढ़े लोगों को, क्योंकि प्रॉपरली उनमें ब्लड वैसे ही कम होता है तो दिक्कत। दूसरा ट्रीटमेंट थोड़ा ठीक है, इसको फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के थ्रू इसको सिकाई करवाते रहो, फिजियोथेरेपी, ये 2 काम कर लो भाई। लेकिन कर क्या सकते हैं, अपने को तो क्वेश्चन चाहिए नीट में। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस में रिमेटॉइड फैक्टर क्या होता है, आईजीएम। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसकी वजह से उसमें कुछ फ्यू पार्टिकल डिपॉजिट होने लगते हैं, पेनस कहते हैं। उन पेनस की वजह से थिकनेस बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ने के साथ साथ में इसमें फ्लूइड भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। बाद में जाकर के थिक मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन इसको इरोज कर देती है कार्टिलेज को। बाद में कार्टिलेज इरोज होने के साथ साथ बोन भी थोड़ी इरोज होने लगती है, उस पर नष्ट होने लगती है जॉइंट पर, तो पेन होता है एक। तो बाद में यहाँ पे टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे जमा होकर के ऑसिफाई हो जाता है, तो जॉइंट टोटली ब्लॉक होने लगता है। तो फाइनली अपन को इसको रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है या फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। दिस इज अबाउट द 4th ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 4th ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद में अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपन यहाँ देख सकते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद में। देखिए क्या अगला पार्ट देखें इसमें अपना। सेकंड तो क्या हो गया था, देखो रिवाइज करो। पहला इसमें क्या हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में पहला एक कौन सा केस था, माइस्थेनिया ग्रेविस। दूसरा पर्निशियस एनीमिया, और पर्निशियस एनीमिया के बाद में थर्ड अपना कौन सा, हाशिमोटो डिसीज। 4th क्या है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक, अब इसमें एक देखते हैं अपन अगला, मीन्स फिफ्थ वन, 4th एंड 5th, आईडीडी का मतलब है इम्यूनो नहीं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये क्या है भाई, आईडीडी। इसमें क्या दिक्कत है,
ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहाँ से आ गया? इंसुलिन का मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन पर डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट, बोलो, अगेंस्ट बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। दिक्कत, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगा। तो चलो बताओ, पेंक्रियास तुमने पढ़ रखा था, पेंक्रियास का सेक्शन अपन काट के देखते हैं तो इसमें अपने को एक तो मिलता है एसिनस, ये तो कौन सा पार्ट है इसका? एक्सोक्राइन पार्ट है, एंजाइम सीक्रेट करता है। दूसरा इसमें मिलता है क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स, ये इनको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ, बोलो बोलो भाई, लैंगरहैंस। ये तो बचपन की यादें हैं तुम्हारी। अब इस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में एक होती है बीटा सेल, बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या है? बोलो, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है घटाता है? ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जनरली हाइपोग्लाइसेमिया करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ये काम है नॉर्मल। अब एंटीबॉडी आया, ये एंटीबॉडी अगेंस्ट कौन सी सेल? बीटा सेल। अब बताओ इसमें क्या डीजेनरेट हो गई? बीटा सेल। अब हाइपो इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हुई तो जो हाइपो था वो हाइपो की जगह पे क्या हो जाएगा? हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया जैसे ही हुआ, ब्लड में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल अपना कितना होता है? 80 to 120, मैक्सिमम 180 तक जा सकता है। हाइपर ग्लाइसेमिया मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। उसके बाद में दिक्कत ये आती है आगे, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है यूरिन में ग्लूकोज अपीयर होने लगता है, ग्लाइकोसूरिया होने लगता है। और ग्लाइकोसूरिया के अलावा डायबिटीज में कीटोन्यूरिया भी होने लगता है। ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया, ये अभी इस बार का क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है, कीटोन्यूरिया। समझ गए कितना सिंपल यहाँ से निकला? वो तो बाद में भी देखते हैं। अच्छा, डायबिटीज में एक तो ये होगा ग्लूकोज यूरिन के साथ में अपीयर हो रहा है, ग्लाइकोसूरिया। और भी सिम्टम आने लगता है इससे। इसमें पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बार बार प्यास लगती है। डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन में वाटर आउटपुट ज़्यादा जाने लगता है, यूरिन में ज़्यादा पानी जाने लगता है, पॉलीडिप्सिया। और पेशेंट को बार बार प्यास लगती है। पॉलीडिप्सिया के अलावा पॉलीफेजिया भी हो जाता है, ज़्यादा खाने लगता है। तो ये सारे सिम्टम बेसिकली डायबिटीज़ के हैं। तो डायबिटिक मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का मतलब सीधा सीधा है, इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनने लगे? बीटा सेल। बस इतना याद रखो, बाकी का तो सिंपल केस है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या आएगा इसमें। अगला 5 हो गए अपने, 5th हो गए। अब 6th देखिए, 6th एक और अपन पढ़ते हैं। 6th में मान लो अपना यहाँ इसको हटा दें, मिटा दें। क्या भाई? अरे मिटाने का मन तो नहीं कर रहा, कितना अच्छा सा डायग्राम बना, अभी मिटाऊं? अच्छा नहीं मिटा रहा, चलो कोशिश करते हैं। 6th नंबर यहाँ लिख देते हैं। पहला नंबर ये क्या है? ये क्या था? माइस्थेनिया ग्रेविस। ये माइस्थेनिया ग्रेविस है ना, ये पहला हो गया। और दूसरा कहाँ गया भाई? दूसरा कौन सा था? दूसरा ये लिख दूं? सेकंड क्या पढ़ा था बताओ सेकंड क्या पढ़ा था? बोलो, क्लास में जो बच्चे हैं वो बोलो। हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज तो उधर है, हाशिमोटो नहीं थी। एक था शायद, क्या था बताओ? माइस्थेनिया ग्रेविस तो एक हो गया भाई, दूसरा कौन सा था? पीछे भूल गए, गधे हो, मक्कारो। पर्नीशियस एनीमिया था ना, तो लिख दो यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया। ये 2 हो गए। अब तीसरा वो है, चौथा या 5वां या 6वां यहाँ लिख देता हूँ, 6वां ही आ गया। ठीक है, 6th नंबर का वो देखिए क्या है। चलो इसको थोड़ा सा मिटा सकते हैं, रब कर सकते हैं। ये 6th नंबर है अपना मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्या है भाई? ये कौन सा इम्यून डिसऑर्डर है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या दिक्कत है भाई?
इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट, बोलो, प्रोड्यूस अगेंस्ट लिख देता हूं, ऐसे ही चलेगा, अगेंस्ट, बोलो, अगेंस्ट माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो होती है नर्व फाइबर पर, उसके अगेंस्ट में बनने लगता है। तो इससे क्या होता है, इससे फर्दर क्या होता है, इंपल्स कंडक्शन स्लो हो जाता है। इंपल्स कंडक्शन स्लो का मतलब सीधा सीधा इससे दिक्कत ये आती है, सिम्टम ये आते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये क्या होता है, चलो बताओ चलो, इसको मैं वहाँ बता देता हूँ कि यही बता दूँ, बोलो यही बता देता हूँ। चलो, नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर है एक्सॉन, और इस एक्सॉन पे जानते हो तुम, बोलो, यही था ये एक्सॉन। चलो यहाँ क्यों बताऊँ, मैं तो यहाँ बता देता हूँ। चलो, ये है अपने पास एक्सॉन है, नर्व फाइबर है, ये नर्व फाइबर है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर मान लीजिए। तो इस पे माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है इस पे, ठीक है। माइलिन शीथ, अब बीच बीच में माइलिन शीथ पे तुम देख रहे हो यहाँ एब्सेंट है, कुछ गैप आ रहे हैं, कोई बताएगा तुम्हें गैप का नाम क्या है? नोड ऑफ रणबीर कपूर, अरे नोड ऑफ रणबीर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनने लगा, ये माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगेगा, तो माइलिन शीथ डीजेनरेट हो जाएगी, तो इंपल्स कंडक्शन उतना नहीं है जितना हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा याद होना चाहिए। नंबर 1, सेकेंड नंबर का इम्यून डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून। इसमें क्या होता है, बॉडी का जो ऑटो इम्यून सिस्टम का मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ अटैक करने लगता है, तो सेल्फ अटैक ऑफ द इम्यून सिस्टम। पहला था माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में, डायरेक्ट याद रखो। पर्निशियस एनीमिया में किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टले, ठीक। उसके बाद जिससे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और एनीमिया हो जाता है। हाशिमोटो में एंटीबॉडी अगेंस्ट द थायराइड, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, कुल मिला के बात है कि जॉइंट पर दिक्कत आ जाती है। इसमें जो फैक्टर है रिमेटॉइड फैक्टर IgM एंटीबॉडी कहलाता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में क्या होता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट द बीटा सेल, हाइपो इंसुलिमिया हो जाता है, उससे सारे सिम्टम आते हैं, हाइपो इंसुलिमिया हो जाएगा, ठीक। ये सारे सिम्टम किसके थे, डायबिटीज़ के, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। और फिर 6th वन इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनने लगता है, माइलिन शीथ के, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। बोलो समझ आया, इसको 2 बार देख लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है नीट में, ओके, वेरी सिंपल केस। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है, देखिए अपन देख रहे हैं यहाँ पे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। पहला केस एलर्जी क्लियर हो गया, सेकंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। अब इसी में थर्ड पार्ट है, इसका जो थर्ड टाइप है डिसऑर्डर इम्यून सिस्टम का, वो है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और इसको अपन देखो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसको आईडी बोलते हैं जनरली, आईडी से याद रखो, इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी कब हो सकती है, ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप में। ये देखिए पहला बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइन, तो आईडी माने इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गया, इसको बोलेंगे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। आईडी का मतलब तो समझ आ गया, इम्यूनोडेफिशिएंसी। और ये दूसरा होता है AIDS, ए का मतलब एक्वायर्ड, आईडी मीन्स इम्यूनो
डेफिशिएंसी, एस मीन्स सिंड्रोम, तो जो एड्स पढ़ते हो वो वाली एड्स आ गई। एक्वायर्ड का मतलब था आफ्टर बर्थ, एससी मीन्स बिफोर बर्थ। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, ये देखिए SCID में, आपकी NCERT में भी दिया गया है, इसे आप याद रखिए। इसमें एक्चुअल में क्या दिक्कत होती है, इसकी वजह, कॉज क्या है इसका कॉज है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, ड्यू टू जीन म्यूटेशन हो गया और इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ एक ऐसा एंजाइम जो बी और टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, उस एंजाइम की कमी हो जाती है बर्थ से ही। और इस एंजाइम का नाम क्या है तुम जानते हो, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया, एडिनोसिन डीएमिनेज। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, इस एंजाइम का नाम याद रखना है, एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज। ये एंजाइम का काम क्या है भाई, ये एंजाइम करता क्या है, इस एंजाइम का काम है मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी सेल लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। अब आप देखिए इसमें जीन म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ कि जो जीन था उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा था वहाँ पे नहीं हो पाया, तो प्रोटीन नहीं बन पाया, एंजाइम नहीं बन पाया, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई। और ये एंजाइम जनरली मैच्योर करता है बी और टी लिम्फोसाइट का। तो अब बताओ इसमें क्या दिक्कत होगी, इस केस में इसमें बी एंड टी सेल एब्सेंट फ्रॉम बर्थ से ही एब्सेंट है। तो इस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक होगा, यानी वीक इम्यून सिस्टम, ठीक, वीक इम्यूनिटी है इसकी। वीक इम्यूनिटी होने से डेथ इन अर्ली एज में डेथ हो जाती है इसमें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसका ट्रीटमेंट केवल क्या है, जीन थेरेपी। इसके ट्रीटमेंट की बात करें, TT मीन्स ट्रीटमेंट इज इक्वल टू जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इसका ट्रीटमेंट, ओके। अब आता है AI। तो AI मीन्स एड्स तो अपन देख चुके हैं। इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत ये होती है कि हेल्पर टी सेल HIV जो था, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV किल टू द हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल काउंट इसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो दिक्कत हेल्पर टी सेल किल होने से नंबर ऑफ HT सेल डिक्रीजेस फ्रॉम, ये याद रखो, जनरली कितनी थी 900 इंटू 10⁻⁶। तो फ्रॉम 900 से इनका नंबर डिक्रीज होके ये रह जाता है ओनली 200 इंटू 10⁻⁶। इसको परेड्स कहते हैं। बाकी डिटेल परेड्स पढ़ चुके हैं, दोबारा से फिर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये एक्चुअल में 3 टाइप का इम्यून डिसऑर्डर हुआ। वन इज द एलर्जी, सेकेंड वन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें अपन ने 6 देखे थे और एलर्जी में 3 देखे थे। और इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर 2 टाइप का है, SCID एंड AID। वेरी सिंपल, इतने से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे।